चलिए, तो हम लोगों ने कल परिमित लंबाई के रेखीय धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल दिया था। अब उसके बाद आज का अपना अगला टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे कि अगर कोई धारावाही वृत्ताकार लूप है तो उस लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, कल वाला बेटा समझ लो। देखो बहुत सही, देखो ये एक तार है CD, ठीक है, और इस तार से हमको यहाँ एक बिंदु था O, तार से R मीटर की दूरी पर यहाँ एक बिंदु P था, जिस बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना था। तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक अल्पांश मान लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, एक अल्पांश मान लेते हैं। और अल्पांश का मतलब क्या होता है बाबू लोग, एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा भाग। तो ये मान लेते हैं डेल्टा L, जिसकी लंबाई थी, इसका नाम E था, इसका नाम G था। अब अच्छा F था। अब इस अल्पांशों को बिंदु P से मिला दिया जाता है, ठीक। और तार CD की लंबाई को सीमित करने के लिए हम लोग बैठे चैन उतर गया तब लेट हो गया। हाँ मैं समझ रहा हूँ तरुण, तुम्हारे शर्ट पे जो कचड़ा उचड़ा लगा है उसका भाव मैं समझ रहा हूँ। जान के लगा। हाँ ध्यान चलो हम मान लेते हैं। अच्छा ये डिस्टेंस R होता है, ये डिस्टेंस X होता है। यहाँ से एक लंब डाल दिया जाता है EG, यहाँ का कोण थीटा मान लिया जाता है, यहाँ का कोण मान लेते हैं डेल्टा फाई, ये कोण फाई मान लेते हैं, ये कोण फाई 1 मान लेते हैं, ये पूरा वाला कोण फाई 2 मान लेते हैं, ठीक। और हम मान लेते हैं कि इसमें धारा बह रही है I एम्पीयर की। कितनी धारा जा रही है बच्चों, I एम्पीयर की धारा बह रही है। अब क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, मैंने 4 स्टेप में डेरिवेशन समझाया था। पहले स्टेप में मैंने कहा था आप लोगों से कि अल्पांश जो लियो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल दो, ठीक है। तो अल्पांश के कारण, हाँ फिर अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालने के बाद साइन थीटा हटाना है, तो उसके लिए छोटा वाला त्रिभुज लेना होता है, समझ में आया। और उसके बाद हम लोगों को चलो सबसे पहले अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मतलब ये जो अल्पांश था इसके कारण यहाँ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकाल दो। तो वो आता है डेल्टा B बराबर म्यू 0/4 पाई इंटू I dl साइन थीटा बटे x स्क्वायर, क्योंकि अल्पांश के बिंदु P से दूरी x है, समझ में आया, तो x स्क्वायर लिया जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं भैया, आवाज हो जाता बंद रखो तुम लोग। DL साइन IDL, अच्छा यल नहीं है, DL साइन थीटा, ठीक। ये इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है। इसके बाद मैंने बताया था कि आपको ये छोटा वाला त्रिभुज लेना है, और इस छोटे वाले त्रिभुज में यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो ये EG यहाँ पे लंब होता है EG, और कर्ण होता है आपका EF, जिसकी लंबाई डेल्टा है ना। और DL का मेजर मल्टीप्लाई करोगे तो DL साइन थीटा बराबर EG, यानी इस DL साइन थीटा की जगह पे अब आप EG रख सकते हैं। तो डेल्टा B बराबर आ जाता है म्यू 0/4 पाई इंटू I EG बटे x स्क्वायर। अब EG हटाने के लिए आप जरा देखो यहाँ पे एक त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है। उस त्रिभुज में कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, उस त्रिभुज का कोण डेल्टा फाई है और चाप EG है। चाप कितना है, EG है, त्रिज्या कितना है, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। यहाँ से EG निकाल देंगे तो आ जाएगा x इंटू डेल्टा फाई। अब यहाँ पे जरा देखिए, आप यहाँ पे EG की जगह पे क्या रख सकते हैं, डेल्टा फाई। तो B म्यू 0/4 पाई इंटू यहाँ से I इंटू EG के स्थान पे x इंटू डेल्टा फाई बटे x स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा B इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई इंटू I डेल्टा फाई बटे x। 3 स्टेप का काम हो गया। चौथे स्टेप में मैंने इस त्रिभुज को लेना बताया था, और इस त्रिभुज में मैंने कहा था आपको cos का मान निकाल देना है।
ठीक है। तो वहां से उस त्रिभुज से कॉस कोण कितना है, फाई है, तो कॉस फाई बराबर आधार बटे कर्ण। आधार वहाँ x है, कर्ण वहाँ पे सॉरी आधार वहाँ r है, कर्ण वहाँ पे x इधर ले आओ तो r बटे कॉस फाई। ठीक, इतना हो जाएगा। अब ये वाला जो x है ये यहाँ रख दो। ठीक, तो ये हो जाता है डेल्टा b बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई इंटू आई इंटू डेल्टा फाई बटे r बटे कॉस फाई। समझ आए? अब कॉस फाई का मल्टीप्लाई करोगे तो वो ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा डेल्टा b बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई इंटू आई इंटू कॉस फाई इंटू डेल्टा फाई बटे r। ये था तुम्हारे अल्पांश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब मैंने कहा था कि इसका इंटीग्रेशन करो, ठीक है। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना होता है तो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई इंटू आई बटे आर कॉन्स्टेंट होते हैं, माइनस 5 से 5 तक का लिमिट, और यहाँ आपका बचेगा कॉस फाई इंटू डेल्टा फाई। ठीक है, इसके बाद B बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई इंटू आई बटे आर, और कॉस फाई का समाकलन होता है साइन फाई, लिमिट आ जाता है माइनस 5 से 5। ठीक, उसके बाद लिमिट लिया जाता है, फिर b बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई इंटू आई बटे आर। लिमिट लेने का पैटर्न है कि साइन फाई के स्थान पे अपर लिमिट तो फाई 2 हो जाएगा, फिर हम अपनी तरफ से माइनस लगाते हैं, फिर फाई के स्थान पे साइन माइनस फाई 1 लेते हैं, और साइन का कोणांक अगर माइनस में होता है तो उसका पूरा अनुपात भी माइनस में हो जाता है, तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो म्यू 0 बटे 4 पाई इंटू आई बटे आर, और ये हो जाता है साइन फाई 1 प्लस साइन फाई। ठीक है, ये था आपके परिमित लंबाई के विद्युतीय धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें उसके बाद मैंने कंडीशन बताया था कि अगर तार की लंबाई अनंत हो जाएगी तो फाई 1 और फाई 2 का मान जो होता है ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो आपका d बराबर म्यू 0 4 पाई सॉरी म्यू 0 इंटू आई बटे 2 पाई आर आ जाता है। समझ में? ये फॉर्मूला डेरिवेट हो जाता है। चलो, इसके बाद अब आज का अगला टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडली की केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो आज का ये रहा अपना अगला टॉपिक, वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। लूप का मतलब आपको समझ में आया था? किसी भी चालक को लेकर के अगर एक फेरा मोड़ोगे तो उससे किसी भी आकार में तो उससे जो बनता है वो लूप कहलाता है, और जब उसी पे कई फेरा हम लोग कर देते हैं तो कुंडली बन जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से लूप और कुंडली का कॉन्सेप्ट होता है। हमें लूप और कुंडली दोनों को लेकर के चलना है और दोनों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र देना है। चलो देख लेते हैं भैया। चलिए मैं आपके सामने एक लूप ड्रॉ कर देता हूँ। हाँ धन्यवाद। अरे सबकी बस की बात है। क्या कहता समझ रहे हो? हम समझते तार चैन उतर ला चलो देखो, ऐसे आपके सामने एक लूप बना है।
क्या बना है? लूप। लूप में यहाँ से आई एम्पीयर की धारा ऐसे जा रही है और ऐसे रिटर्न आ रही है। ठीक है, हमें क्या करना है? इस लूप के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है। अब पता करना है कि उस चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो भैया इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि पहली चीज़ तो ये कि बायो-सेवर्ट का नियम लगा करके ये काम करना है। क्यों? बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग से तो चलना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? बायो-सेवर्ट के नियम में मैंने साफ साफ कह रखा है कि अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकलता है। समझाएं? तो अगर अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है तो ऐसे केस में, ऐसे सिचुएशन में हमारे पास इस लूप पर एक अल्पांश होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक अल्पांश मानते हैं। अब वो अल्पांश क्या है? चलो देख लेते हैं भैया। देखो, हम मान लेते हैं कि हमारा जो पूरा लूप है यहाँ तक, ये कई छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर के बना है। कई छोटे छोटे का मतलब है कि जैसे एक अल्पांश ये था, 2 अल्पांश, 3 अल्पांश, 4 अल्पांश, 5, 6, 7, 8, ऐसे कई सारे अल्पांशों को जोड़ जोड़ करके हम लोगों ने इस लूप को बनाया है। हम ऐसे मान लेते हैं। और उसमें से किसी एक अल्पांश की लंबाई हम मान लेते हैं कि डेल्टा एल। समझ में? अल्पांश पे जब वो निकालते हैं तो उसमें धारा नहीं जाता है। तार जैसे अब ऐसे है, तार जैसे यही है। अब उधर से इधर अगर करंट आ रही है, धारा आ रही है ना, तो इतना टुकड़ा अगर ले लिए तो इसका अल्पांश हो गया, और जितना धारा उसमें आ रहा है उतने धारा इसमें भी आएगी। समझ में? तो ऐसे हम मान लेते हैं कि हमारा ये जो लूप है ये अनेक छोटे छोटे अल्पांशों से, छोटे छोटे टुकड़ों से मिल करके बना हुआ है। समझ में? हम ऐसा मान लेते हैं भैया। अब जरा देखिए, तो कोई एक अल्पांश अपने केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा? अगर हम ये मान लें कि इस लूप की त्रिज्या स्मॉल ए है, तो एक बात बताओ, अल्पांश से इस केंद्र की दूरी क्या इसकी त्रिज्या नहीं होगी? कंटेंट एक बार फिर से सुनो। मैं कह रहा हूं कि चिल्लाना बंद कर तुम लोग। चलो, हाँ, तो हम ये मान के चल रहे हैं हमारे पास एक लूप है और लूप में हमने आई एम्पीयर की धारा भेज दिया है, और लूप का केंद्र जो O है वहीं पे हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए हमने क्या किया है? इसके लिए हमने सीधा सीधा मान लिया कि लूप कई छोटे छोटे टुकड़ों से जोड़ जोड़ करके बनाया गया है, और उन्हीं में से किसी एक टुकड़े की लंबाई डेल्टा एल है। अब अल्पांश से इस केंद्र की दूरी उसकी त्रिज्या होगी, मान लेते हैं वो स्मॉल ए है। तो इस अल्पांश पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? अल्पांश के कारण O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सबसे पहला स्टेप करना है। ठीक है, कि जो हमारा अल्पांश है उस अल्पांश के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल दें। जो क्षेत्र बना था सारा वही बिंदुओं पे होता, जो ये चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे ये इनका जो चुंबकीय, जैसे कोई लूप है अगर ये, तो इसकी चुंबकीय बल रेखा ऐसे चलती है, जैसे मैं फिगर बना रहा हूँ। ऐसे चलते हैं इसकी चुंबकीय बल रेखा। तो जरूरी नहीं है क्या केंद्र पर ही, इसके चारों तरफ वो चुंबकीय क्षेत्र देंगे, लेकिन हमें जो निकालना है वो केंद्र पर ही निकालना है। समझ में? चलिए अब देखें, तो इस अल्पांश के कारण, डेल्टा एल के कारण हम क्या कर रहे हैं? बिंदु O पर यानी केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना। कैसे? बायो-सेवर्ट के नियम से। किसके नियम से बच्चों? बायो-सेवर्ट के नियम से। चलिए, बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार डेल्टा B बराबर μ0 बटे I रियल साइन थीटा बटे
इसका रिजल्ट त्रिज्या ये एक मिनट देख लो कौन ठीक। ये इस अल्पांश के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब कुछ बातें यहाँ जरा समझो। अल्पांश से इस बिंदु की दूरी कितनी थी? a, तो a स्क्वायर हो गया। अल्पांश की लंबाई कितनी थी? डेल्टा एल, तो यहाँ डेल्टा एल ही रहेगा, धारा आई ही है। लेकिन अगर हम विचार करें थीटा पर, तो थीटा किसके किसके बीच का कोण होता है? अल्पांश और अल्पांश को बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण होता है। चलो, यानी तुम्हारा अल्पांश यही है और मिलाने वाली रेखा ये है, और क्या वो रेखा त्रिज्या नहीं है? और त्रिज्या अपने परिधि पर सदैव लंब होती है। समझ में आया? तो इसका मतलब ये है अल्पांश और इस रेखा के बीच में क्या डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो बच्चों चूंकि ए तथा डीएल परस्पर लंब होंगे। समझ में आया? क्यों लंब होंगे? क्योंकि डीएल परिधि है और ए त्रिज्या है। समझ में आया? इसके नाते वो हरदम लंब होगा। तो थीटा बराबर 90 डिग्री, और थीटा बराबर यहाँ जरा 90 डिग्री लगाओ, तो डेल्टा बी बराबर म्यू 0/4 पाई इंटू आई डीएल साइन 90 बटे, या डेल्टा बी बराबर म्यू 0/4 पाई इंटू आई डीएल बटे। ठीक, ये आ गया अल्पांश, किसी एक अल्पांश के कारण। ये क्या निकला? किसी एक अल्पांश के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो ऐसे तो ढेर सारे अल्पांश थे। अगर हम सभी अल्पांशों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों का समाकलन करें या उसका योग कर दें, तो क्या इसके केंद्र पर उत्पन्न पूरे लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र नहीं मिल जाएगा? जैसे एक अल्पांश कितना दे रहा है? इतना। एक अल्पांश कितना चुंबकीय क्षेत्र दे रहा है? इतना दे रहा है, न्यूटन प्रति एम्पीयर डैश मीटर। लेकिन इसमें कई सारे अल्पांश है ना, और अगर हम सभी अल्पांशों के कारण चुंबकीय क्षेत्र का योग कर दें, मतलब इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसके कारण सभी चुंबकीय क्षेत्रों का अगर हम योग कर दें, तो क्या वो पूरे लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा, एकदम सीधा मिल जाएगा। तो भैया अतः संपूर्ण लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, पूरे लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। कैसे? देखो, B बराबर सिग्मा डेल्टा B। ठीक, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र का सिग्मा कर देंगे, मतलब इसका क्या मतलब है? सभी अल्पांशों का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का योग। इसका मतलब क्या है? सभी अल्पांशों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का योग। तो भैया चलो कर देते हैं, क्या दिक्कत है? अब जरा देखो, B बराबर, जरा देखिए इसका मान कितना निकला हमारे सामने? आई डीएल बटे ए स्क्वायर। ठीक, देखिए जिस तरीके से इंटीग्रेशन में जो लोग कांस्टेंट होते हैं, समाकलन जब होता है तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है और वो समाकलन चिन्ह से बाहर चले जाते हैं, उसी तरीके से सिग्मा रूल में भी होता है। जितने लोग कांस्टेंट होते हैं उनके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वो ऐसा कांस्टेंट बिहेव करते हैं। तो क्या कांस्टेंट रहते हैं, सबका योग कर रहे हैं, तो वो लोग कॉमन बनते हैं, तो इसको बाहर कर लेंगे। तो अगर इसको हम बाहर करेंगे तो बाहर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका B बराबर, है ना, B बराबर म्यू 0/4 पाई इंटू आई बटे ए स्क्वायर सिग्मा DL। ठीक, इतना बच जाएगा। अगर हम सिग्मा DL पर विचार करें, सिग्मा DL का मतलब है क्या? जितने अल्पांश तुम्हारे लूप पर हैं सभी अल्पांशों का योगफल सिग्मा DL का मतलब है। और अगर सभी अल्पांशों का योग करोगे जो कि वृत्त पे हैं, तो वो वृत्त की परिधि देगा। समझ आया? जो भी आप फिगर बना था ऐसे
इस पर आपने एक अल्पांश यहाँ लिया था, है ना। अगर एक अल्पांश की लंबाई dl है, ठीक है, और ऐसे 50 अल्पांश हों और 50 अल्पांशों की लंबाई को जोड़ोगे तो क्या निकल करके आएगा? ये पूरी लंबाई वृत्त की आएगी ना। और वृत्त की पूरी लंबाई उसकी परिधि होती है 2πr होती है। तो अगर हम लोग यहाँ डेल्टा सिग्मा एल को देखेंगे तो इसका मतलब क्या है? वृत्त की परिधि, है ना। तो चूंकि डेल्टा सिग्मा एल बराबर वृत्त की परिधि, समझ में आया? ठीक है। और वृत्त की त्रिज्या कितनी मान रखे थे लोग? तो इसकी हाँ, तो ये हो जाएगा b बराबर μ0 बटे 4 इंटू आई बटे a स्क्वायर इंटू 2πa। समझ में आया? जहाँ dl के स्थान पे लिखा गया है सिग्मा dl के स्थान पे। अब जरा देखो 2π से इसको काटोगे तो 2 आएगा, एक टू a से a कैंसिल हो जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा μ0 आई बटे 2a। ठीक है, ये है न्यूटन प्रति एम्पियर डैश। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? दाहिने हाथ के हथेली के नियम से। समझ में आया? ये क्या निकल के आ गया? लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या निकला बच्चों? हाँ, लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। चलो, लूप में क्या फेरा? एक फेरा। अगर एक फेरे के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र b बराबर μ0 i बटे 2a आ रहा है, तो भैया लूप जो होता है उसमें एक फेरा और जो कुंडली होती है उसमें n फेरा होता है। तो एक बात बताओ, तब n फेरे में कितना चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा? n से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अतः कुंडली के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा b बराबर μ0 n बटे 2। समझ में? ठीक। जहां n आपका कुंडली में फेरों की संख्या। समझ में आया? ठीक। तो ये था आपका बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। इसमें एक मिनट फिर से सुन लेते हैं। हमारे पास एक लूप था ऐसे एक लूप था, ठीक, जिसमें हमने आई एम्पियर की धारा भेज रखी थी। ये आई एम्पियर की धारा जा रही है, तो हमें इसका केंद्र यहाँ जो कि O है उसी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना था और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं इस वाले की। तो हम क्या करते हैं, हमें ये बात पता है कि हम बायो-सेवर्ट का नियम लगा करके इस काम को कर रहे हैं, ठीक है। तो बायो-सेवर्ट का नियम जब हम अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, तो वहाँ पे अल्पांश रहता है, एक छोटा सा टुकड़ा रहता है जिसके कारण हम चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक छोटा सा टुकड़ा है जिसकी लंबाई है मीटर, ठीक है, हम इसे मान लेते हैं। अब इस अल्पांश के कारण इस केंद्र पर सबसे पहले उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकाल दो बायो-सेवर्ट का नियम लगा करके, तो इतना आ गया। अब जरा एक बात विचार करो कि यहाँ पे ये अल्पांश और मिलाने वाली रेखा, इसके बीच का कोण 90 डिग्री होता है। क्यों 90 डिग्री होता है? क्योंकि अल्पांश परिधि पर है और जो मिलाने वाली रेखा है वो त्रिज्या है। समझ में आया? तो इसकी वजह से वो हमेशा 90 डिग्री का मामला देगा। तो यहाँ थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा और 90 डिग्री रखेंगे तो डेल्टा बी बराबर μ0 बटे 4 इंटू आई डी एल बटे ए स्क्वायर, है ना, न्यूटन प्रति एम्पीयर डेसीमीटर हो जाता है। ये आ गया इस अल्पांश के कारण इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। और हम ये मान के चलते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम में कि हमारा जो अल्पांश है वो ऐसे ढेर सारे अल्पांश उस परिधि को मिला करके बना रहा है। समझ रहे हैं? ठीक, जैसे एक अल्पांश यहाँ है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे कई सारे छोटे छोटे अल्पांश जो है इस पूरे परिधि को बना रहे हैं, लूप को बना रहे हैं। ऐसे हम मान के चलते हैं भैया। तो अगर एक अल्पांश जितना चुंबकीय क्षेत्र देगा, तो ऐसे अगर सभी अल्पांशों का हम योग कर देंगे तो क्या वो पूरा मिल करके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा भाई। तो हमने क्या किया, इस एक अकेले अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का हमने योग कर दिया, सभी अलग अलग जितने भी अल्पांश थे सभी अल्पांशों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का योग कर दिया। डेल्टा बी का मान ये था, हमने रखा μ0 बटे 4 इंटू आई ए स्क्वायर कॉमन था, मैंने उसको बाहर किया, अंदर बचा खाली डी।
अब सिग्मा डीएल पर अगर हम विचार करें तो सिग्मा डीएल के बारे में हम अच्छे से जानते हैं भैया कि सिग्मा डीएल का मतलब है कि सभी अल्पांशों का योग किया जा रहा है वहाँ पे। और अगर हम सभी अल्पांशों का योग कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में वो वृत्त का परिधि देगा, समझे। और वृत्त की परिधि त्रिज्या ए माने हो तो 2 पाई ए हो जाएगा। तो सिग्मा डीएल की जगह पे लिख दिया गया 2 पाई ए। अब यहाँ से 2 पाई से इसको काटा गया 2 आ गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, आपका फॉर्मूला आ गया बी बराबर आई बटे 2a। ठीक, ये किसी एक फेरे वाले लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अगर एक फेरे के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इतना है तो बच्चे लोग कुंडली जिसमें कई फेरे होते हैं उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, जितना फेरा रहेगा उससे गुणा कर दो। तो मान लिया हमने n फेरा है, तो अगर n फेरे से गुणा कर दोगे तो v बराबर म्यू 0 n i बटे 2a। समझ में आया? ये था आपके लूप के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, इसके बाद चलिए, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। यही है ना? चलो, एम्पियर का परिपथीय नियम बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, 100 में 100% मान के चलो इसको। 1-2% कभी कभी कह सकते हैं कि नहीं आता है, बाकी इस पर कह नहीं सकते कि नहीं आएगा। चलो, क्या है एम्पियर का परिपथीय नियम? पहली चीज तो ये नियम गॉस के नियम के तुल्य है। यह नियम जो है ये किसके तुल्य है? गॉस के नियम के तुल्य है। ठीक, आज मैंने एक सपना देखा था, रतन टाटा मुझसे मिलने आए थे। हाँ यार, सही में। हाँ? यहाँ देखो इस चेहरे को। नहीं नहीं, ये ऐसा जानवर है कितना भी खा ले। क्या ऐसा कोई एक रील है ना, क्या कहता है उसे, क्या कहता है, कितना भी खाए हाँ भूखा ही रहता है। हाँ हाँ हाँ, भूखा ही रहता है। हाँ, तो मुझसे रतन टाटा जी मिलने आए थे। नहीं, उन्होंने काफ़ी सारी चलो देखो, शेख मोहम्मद। चलो, एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम गॉस के नियम के तुल्य है बच्चों। किसके तुल्य है? गॉस के नियम। गॉस के नियम के तुल्य। क्या है एम्पियर के परिपथीय नियम में? देखो, बहुत सामान्य सा नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है किसी बंद पथ की सीमा के अनुदिश उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद पथ द्वारा घिरे नेट धारा के μ0 गुना होता है। अर्थात
वेक्टर v डॉट वेक्टर dl बराबर ये परिभाषा पूछे तो इतना ही लिखेंगे। हाँ, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? नॉर्मली इतना कहते तो आपको इतना ही लिखने से ज़्यादा या कम नहीं लिखना होता है। इनके अंगूठों के निशान ले लो ठाकुर। अभी नहीं। अभी नहीं, अभी इन्हें हराम की खाने की आदत पड़ जाने दो, उसके बाद चलो इस बात का मतलब जरा समझे हम लोग कि ये बात है क्या। ये कह रहा है कि अगर कोई बंद पथ है, क्या है बच्चों? बंद पथ है, और वो बंद पथ जितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे तो उसी पथ की सीमा का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र लेकर के अगर उसका समाकलन करो आप, है ना, रैखिक समाकलन करो, तो जो चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन आएगा, तुम्हारे पथ ने जितनी धारा घेर रखी है उस धारा का वो म्यू 0 गुना हो जाएगा। समझ आए? नियम एक बार फिर से सुनते हैं। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी बंद पथ की सीमा के अनुदिश उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद पथ द्वारा घेरे गए धारा का नेट धारा का म्यू 0 गुना होता है। नेट के दर पर क्यों है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, म्यू 0 गुना होता है। ये एम्पियर का परिपथीय नियम है। अब इसका निगमन हम लोग पढ़ते हैं कल। संडे है, कल संडे है ना, तो अभी आप लोगों का एक्स्ट्रा क्लास का टाइमिंग बता दिया जाएगा, पढ़ते हैं कल।